हाय गाइस, इस वीडियो में हम बैंकिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मनी के ऊपर डिस्कस किया था और हमारी जो यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये मनी एंड बैंकिंग के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हम कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसे समझने से पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि इकोनॉमी में 3 टाइप की मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। पहला है कमोडिटी मार्केट, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई होती है। दूसरा है लेबर मार्केट, जिसमें लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई एग्जिस्ट करती हैं। तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट, और ये फाइनेंशियल मार्केट जो है ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड और सप्लाई को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें हम फाइनेंशियल एजेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं फाइनेंशियली, तो ये इनके द्वारा ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ही फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक तरीके से रन करता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स है। तो जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिमांड और सप्लाई की जाती है वहां उसे हम फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम में या ऐसे बोल सकते हो कि जो चीजें फाइनेंशियल सिस्टम में परचेज और सेल की जाती है उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जिनके द्वारा फंड जो है वो ट्रांसफर किया जाता है या चैनलाइज किया जाता है। ठीक है, लेंडर और बोरोवर के जरिए। ठीक है, या उन्हें। फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो जैसे अंडर राइटिंग सर्विसेज हो गई, मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज हो गई। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 2 टाइप की मेनली इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसको एनबीएफसीज भी बोलते हैं, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक होता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बीएफसीएस। ठीक है, तो ये बैंकिंग वाला हमारी जो यूनिट है अभी वो बैंकिंग के ऊपर है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया बैंकिंग के ऊपर है। अब इस बैंकिंग में भी कई टाइप्स के बैंक्स होते हैं, जिसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस और एक टॉपिक है बहुत बड़ा, जिसमें से पहला जो है वो कमर्शियल बैंक है, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, और फॉरेन बैंक्स है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इसमें नहीं आती क्योंकि ये पूरे मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, पर हमारे टॉपिक में सेंट्रल बैंक है इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये अब देखो, इस बैंकिंग सिस्टम में पहली बात तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें से हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर में हम सिर्फ ओनली कमर्शियल बैंक की बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि ये जो कमर्शियल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कहाँ एग्जिस्ट करता है, और इसकी इम्पोर्टेंस आगे देखते हैं कि आगे डिस्कस करते हैं कमर्शियल बैंक के ऊपर स्पेसिफिकली। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक क्या होता है? ये एक तरीके का बैंक ही होता है, जो हमने टाइप्स के बैंक पढ़े। ठीक है, तो देखते हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चैनलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में जो सेविंग्स होती हैं, तो उन सेविंग्स को यूटिलाइज करने का जो काम करता है वो कमर्शियल बैंक करता है, और इन सेविंग्स को यूटिलाइज करके ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पर्पस के लिए आगे जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने में कमर्शियल बैंक हेल्प करता है। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ फाइनेंशियल फर्म विच एम टू अर्न प्रॉफिट एज अदर बिजनेस। तो जैसे अदर बिजनेसेस होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग का, वैसे ही जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं ये भी एक टाइप की कॉरपोरेट और बिजनेसेस ही होते हैं, जहां पर भी इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, वो भी प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है, जैसे बिजनेसेस या जो अदर बिजनेसेस के होते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स भी हो सकती हैं और पब्लिक कमर्शियल बैंक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि कमर्शियल बैंक आखिर होती क्या है। सो अ कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि हमने अभी देखा कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट होता है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक
एंड गिव्स लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट। तो कमर्शियल बैंक का जो मेन काम क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स करना पब्लिक से। जैसे हम लोग अपना पैसा जो है वो जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स में, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, और वो जो एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स हैं उसी से लोगों को जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यानी कि फर्म्स को, और कंजम्पशन पर्पस के लिए यानी कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फिर इनमें कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कुछ एग्जांपल्स हैं कमर्शियल बैंक के, जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, यस बैंक, केनरा बैंक, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो ज्यादातर जो बैंक्स में हम पैसा जमा करते हैं वो कमर्शियल बैंक नेचर के ही होते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि कमर्शियल बैंक हमें पता है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पर वो तो हमें खुद पैसे देता है, डिपॉजिट जब हम जमा करते हैं तो उस पर तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका प्रॉफिट कैसे होता है? तो उसका प्रॉफिट जो है, एक टर्म है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल एज सच एज बैंकिंग प्रॉफिट इज कंसर्न। ठीक है, तो बैंकिंग का जो मेनली जो प्रॉफिट का पार्ट है वो इंटरेस्ट रेट से आता है। ठीक है, और फिर इसका जो प्रॉफिट होता है उसे हम स्प्रेड भी कहते हैं। ठीक है, ये बैंकिंग प्रॉफिट को अलग नाम से जाना जाता है स्प्रेड, इसको आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो और स्प्रेड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कैसे होता है, जो लैंडिंग रेट होती है और बोरोइंग रेट होती है, इनके डिफरेंस से जो बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसे और ज्यादा डिटेल में समझते हैं कि लैंडिंग रेट क्या होती है और बोरोइंग रेट क्या होती है। सो लैंडिंग रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक lend out their reserves to investors। ठीक है, यानी कि जिस रेट पर इन्वेस्टर्स को लोन दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो तो ये बैंकिंग की इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है। ठीक है, और बोरोइंग रेट क्या होती है, द रेट एट विच द बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, जिस रेट पर वो डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको सेविंग अकाउंट और अगर फिक्स डिपॉजिट और अगर और कोई रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं तो उस पे आपको एनुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है। वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बोरोइंग रेट है, जिस रेट पर हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है डिपॉजिट्स करने के बदले में, उसे हम बोरोइंग रेट बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये 3.53 और 4% के अराउंड जो है ये रेंज जो है इसकी होती है, ये यहीं तक मूव करता है। लैंडिंग रेट का मतलब कि जब हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो हमें भी कुछ चार्ज जो है, पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है लोन के बदले। तो जिस रेट पर हम पेमेंट करते हैं बैंक को लोन लेने के बदले, उसे हम लैंडिंग रेट बोलते हैं। और ज़्यादातर बोरोइंग रेट से ज़्यादा जो है वो लैंडिंग रेट होता है। अगर बोरोइंग रेट यानी कि डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो अगर 3 और 4% है, तो लैंडिंग रेट जो होगा वो 8 से 14 और 15% तक मूव कर सकता है। ठीक है, इसके बीच में होता है। तो इसके बीच में जो प्रॉफिट है यानी कि जो गैप है वो बैंकों का प्रॉफिट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मैंने सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा कराया और मुझे 3% के इंटरेस्ट रेट पर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैंने 10 लाख रुपीज़ जो है बैंक से लोन लिया और इस पे बैंक जो है मेरा वो 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है। तो ये जो है ये बोरोइंग रेट है और ये जो है ये लैंडिंग रेट है। तो ये 12% तो बैंक कमा रही है और 3%, सो इनके बीच में जो डिफरेंस है 12 और 3 का यानी कि 8%, तो ये 8% जो है वो बैंकों का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि कमर्शियल बैंक क्या होती है और वो कैसे प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। ठीक है, जिसमें हमने लैंडिंग और बोरोइंग रेट जो है पढ़ी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन बैंक्स एंड नॉन बैंक्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये बैंक है या ये जो नॉन बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो हमें पता है जो बैंकिंग का जो काम होता है
वो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, एडवांसिंग लोन, ठीक है। बट दीज फंक्शंस आर आल्सो परफॉर्म बाय पोस्ट ऑफिस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पर अगर हम एक्सेप्ट डिपॉजिट और लोन देने की बात करें तो ये तो कई और भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो करते हैं, तो क्या हम उन्हें भी बैंक बोलेंगे? तो आंसर है नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये बैंक है या ये नॉन बैंक है? तो जो मेन डिफरेंस है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो है चेकिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ओनली बैंक कैन इशू एट देयर ओन नेम टू द पब्लिक, यानी कि चेक जो है वो केवल और केवल बैंक ही इशू कर सकता है और कोई अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इशू नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, या ऐसे बोल सकते हो एक डिफरेंशिएटिव फंक्शन है जो इंस्टीट्यूशंस को नॉन बैंक से अलग करता है और बैंकिंग, यानी इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। तो आपने देखा होगा कि एसबीआई का खुद का एक चेक होता है जिसमें एसबीआई लिखा रहता है, तो वो अपने नाम से चेक जो है वो इशू कर सकता है। पीएनबी भी अपने नाम से चेक इशू कर सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने नाम से चेक इशू कर सकता है, यस बैंक भी अपने नाम से चेक इशू कर सकता है। पर क्या पोस्ट ऑफिस या जो नाबार्ड है या अदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये क्या अपने नाम से चेक इशू कर सकते हैं? नहीं। जो चेक्स मिलते हैं वहां पर वो बैंकिंग के ही होते हैं, वो कमर्शियल बैंक के ही चेक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको चेक्स में पैसे मिलते हैं तो वो कमर्शियल बैंक का ही नाम उसमें लिखा होता है, किसी अदर इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिखा जा सकता उसमें, ठीक है। तो जो चेकिंग फैसिलिटी जो है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास ही होती है, ठीक है। अब हम कमर्शियल बैंक के फंक्शन की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट जो फंक्शन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सो पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी आफ्टर कंजम्पशन एट बैंक फॉर अर्निंग इंटरेस्ट इनकम एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पज, एंड कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट दीज सेविंग्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। तो हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा, अगर हमारे पास कंजम्पशन के अलावा और भी कुछ पैसे बचते हैं जिसे हम सेविंग बोलते हैं, तो अपना पैसा जो है हम कहाँ जमा करते हैं? बैंक्स में जमा करते हैं, जनरली कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं। और कमर्शियल बैंक जो है वो इन्हें एक्सेप्ट करती है और डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट जो है वो खोले जाते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में, ठीक है। तो पहला जो डिपॉजिट्स है उसे डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, दूसरा जो है वो टर्म डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट्स में मेनली जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट आता है और करंट बैंक अकाउंट आता है, और ये दोनों ही चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है। और दूसरी जो डिपॉजिट्स होती हैं वो टर्म डिपॉजिट्स होती हैं जिसमें फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स आती हैं, और ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जो चेक द्वारा नहीं निकलवाए जा सकते, इनका एक फिक्स्ड पीरियड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब ये जो हमने अलग अलग टाइप्स के डिपॉजिट्स पढ़े उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, सो डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ विद सम रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑन अमाउंट एंड नंबर्स ऑफ विड्रॉल इन अ डे टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंट विड्रॉल। तो आपने देखा होगा कि अगर आपका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है तो आप एक लिमिट के बाद जो है मनी जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर एटीएम में जाओगे तो वो 20 या 25,000 है, आप एक बार में इतना ही निकलवा सकते हो, या बैंक में अगर आप जाओगे तो 49,000 के आसपास ऐसे ही अप्रोक्स में अमाउंट है। तो वो ये क्या करता है, ये लिमिट क्रिएट करता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स में, ठीक है। दे कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेस देन द रेट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट से कम होता है। तो इसमें हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है जिसको हम बोरोइंग रेट बोलते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और जनरली दीज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स आर मेंटेन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं वही ज्यादातर ये डिपॉजिट जो है वो मेंटेन करते हैं। दूसरा जो होता है वो है करंट डिपॉजिट्स होता है, और ये डिपॉजिट जो है वो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। एंड नो इंटरेस्ट रेट पेमेंट बाय बैंक, तो कोई भी इंटरेस्ट रेट इस पे पे नहीं किया जाता, ये याद रखना। रादर
बैंक्स इम्पोज सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दीज अकाउंट्स। तो इस अकाउंट को रन करने के लिए बैंक कोई भी इंटरेस्ट रेट पेमेंट नहीं करता, बल्कि उनसे चार्ज करता है इस अकाउंट को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जनरली मेंटेन बाय फर्म्स और बिजनेसमैन। ठीक है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट विड्रॉल और विदाउट एनी लिमिट ऑन नंबर्स एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल, नो इंटरेस्ट रेट पेमेंट इज डन। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप कितना भी पैसा और कभी भी निकलवा सकते हो। ठीक है, और ये भी एक चेकेबल डिपॉजिट्स होती हैं। थर्ड जो टाइप के डिपॉजिट्स हैं वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और इसे हम टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। सो द अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर सम फिक्स्ड पीरियड। इसमें हम किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए अमाउंट, पैसा जो है वो लॉक इन हो जाता है। एंड ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो नॉन चेकेबल फैसिलिटीज की होती हैं, जिसमें हम चेक द्वारा नहीं निकलवा सकते। ठीक है, बैंक्स पे हायर इंटरेस्ट रेट। इस पे बैंक जो है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से ज्यादा, इस पे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट बैंक देती है वो फिक्स्ड डिपॉजिट पे देती है और डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में। दे आर ओनली विड्रॉन ऑन कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। तो जब मैच्योरिटी पीरियड आती है फिक्स्ड डिपॉजिट की या टर्म डिपॉजिट की, तभी वो पैसा जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है, अदरवाइज हमें वेट करना पड़ता है। ठीक है, और यही वेट करने की जो कॉस्ट है, यही इंटरेस्ट रेट है जो कि बहुत हाई होती है। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो है, पहला फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा फंक्शन जो है वो है एडवांसिंग लोन, यानी कि लोन देना। तो बैंक यूज डिपॉजिटर्स मनी, जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट के तौर पर लिया था पब्लिक से, वो ही पैसा जो है बैंक क्या करती है, दूसरों को प्रॉफिट अर्न करने के लिए लोन दे देती है। ठीक है, सो बैंक्स यूज डिपॉजिटर्स मनी टू अर्न सम प्रॉफिट बाय लेंडिंग दीज अमाउंट फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, दे चार्ज फॉर लेंडिंग कॉल्ड लेंडिंग इंटरेस्ट रेट, और दीज लोन्स आर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पज। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पर्पज के लिए दी जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।